हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी बोर्ड के पेपर में ज़रूर से आएंगे। ठीक है, आवश्यक रूप से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, हर सत्र में पूछे गए हैं और इस सत्र में भी पूछेंगे। ये हमारा 100% दावा है कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ठीक है, और अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपके जितने भी अगर बड़े भाई बहन हैं या छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, उन लोग को भी बता सकते हैं कि हाई स्कूल में ऐसे पेपर आते हैं, ऐसे हल करना चाहिए। ठीक है, आज के समय में कैसे पेपर को हल करना है और कैसे बहुविकल्पीय प्रश्न को करना है, इसके बारे में सारे बातों को इस वीडियो में बताया जाएगा आप लोग को। ठीक है ना, तो ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और देखिए, हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा दे रहा है कि छायावाद के कवि हैं। क्या छायावाद के कवि हैं? हमारा पहला ऑप्शन दिया है कुंवर नारायण, दूसरा ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दिया है अज्ञय और चौथा ऑप्शन दिया है माखनलाल चतुर्वेदी। तो हम लोग को बताना है कि इन सभी में से कि क्या छायावाद के कवि कौन है। ठीक है, तो देखिए, इसमें से छायावाद युग के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं? ठीक है, यानी कि हमारा ख जो ऑप्शन दिया है दूसरा नंबर, ये क्या है हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, ठीक है, इसे ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, साकेत के रचनाकार हैं। साकेत के रचनाकार हैं, हम लोग को क्या बताना है? साकेत के रचनाकार। पहला ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया है दिनकर, ठीक है, और तीसरा दिया है मैथिली शरण गुप्त, चौथा दिया है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो देखिए, सबके जो जयशंकर प्रसाद हैं, दिनकर जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, भगवत चरण वर्मा हैं, इनके सभी के रचनाओं के नाम हम जानेंगे। ठीक है, और इनमें से किसका साकेत रचना है इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, जयशंकर प्रसाद पहले नंबर पे हैं, तो पहले नंबर पे जयशंकर प्रसाद का जानते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे इनका आता है जो जयशंकर प्रसाद दिए हैं इंद्रजाल, आंधी, अजातशत्रु, ये इनकी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दिनकर का। ठीक है, तो देखिए, दिनकर का रचना है अर्धनारीश्वर। क्या? अर्धनारीश्वर। आप लोग इसको याद रखिएगा, इस बात को याद रखेंगे तो आपको अन्य प्रश्न जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि अर्धनारीश्वर के कौन रचनाकार हैं, तो दिनकर जी हैं। ठीक है, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है ना, इनका पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना, तो देखिए, दिनकर जी की रचना क्या है? अर्धनारीश्वर। अब आते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। क्या? मैथिली शरण गुप्त जी। तो देखिए, इनकी कुछ रचनाओं के नाम जानेंगे, जैसे क्या है? पंचवटी, ठीक है, यशोधरा, ठीक है ना, द्वापर, इनकी मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। उसमें से एक साकेत भी इन्हीं की रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आते हैं भगवती चरण वर्मा की तरफ। देखिए, भगवती चरण वर्मा का कुछ रचनाएं हैं, जैसे क्या? चित्र रेखा, 3 वर्ष, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना, बात समझ गए? चारों लेखकों के कुछ रचनाओं के नाम जान गए, आप उन रचनाओं को याद रखेंगे। ठीक है ना, तो साकेत किसकी रचना है आप लोग को मालूम चल गया, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है। क्या है? तीसरा ऑप्शन सही है। इस पे हम लोग ट्रिक कर लेंगे। और एक बात जान लीजिए कि आप लोग के पेपर में ऐसे ट्रिक करने को नहीं आएगा, आप लोग को ट्रिक करने के लिए नहीं आएगा, आप लोग को आएगा ओमार्कशीट भरने के लिए। उसमें कैसे दिया रहेगा? तो 1 2 3 4 ऐसे करके दिए रहेंगे और यहाँ लिखा रहेगा A
बी, सी और डी। यहाँ 4 गोले बनाए रहेंगे इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे या रोमन संख्या में दिया होगा 1 2, ठीक है, करके दिया रहेगा ऐसे। मान लीजिए हम बता रहे हैं ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे दिया रहेगा। इन चारों में से आप लोग को कोई एक पर क्या करना रहेगा, गोला भरना रहेगा। तो देखिए जैसे इसमें तीसरा सही है, ठीक है ना, तो मान लीजिए ये तीसरा नंबर है ये, और इसमें मान लीजिएगा ABCD दिया है तो ये रहेगा C, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे C दिया रहेगा तो C में भर देंगे, अगर ऐसे नंबरिंग दिया रहेगा तो इसके सामने भर देंगे इसमें, ठीक है। अरे इस तरह भरिए चाहे इस तरह भरिए, बात एक ही हुआ, ठीक है। हम तीसरे गोले में भर रहे हैं, लेकिन देखिए ये पहले प्रश्न का नहीं है, ये दूसरे प्रश्न का हमको भरना है। तो दूसरे प्रश्न के सामने 4 ठो गोला दिया रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें तीसरे नंबर गोले में भरेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। और गोले को अच्छी तरह से भरेंगे, न कि उसे बाहर तक ले जाएंगे और ना ही अंदर कुछ छोड़ेंगे। ये ना कि थोड़ा सा बिंदु कर दिया ऐसे, बात ख़त्म, ये समझ में आ गया नहीं। इस गोले को अच्छी तरह से भरना है कि ना छूटे और ना बाहर जाए, ठीक है ना, बात को समझ गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, तीसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए हम उपसर्ग बार बार बताते हैं आप लोग को, हम अन्य वीडियो में भी, अपने पिछले वीडियो में बताए थे कि उपसर्ग जो आगे जुड़ता है, क्या आगे जुड़ता है, वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, ठीक ना। हमेशा किसी शब्द के आगे जुड़कर, ठीक ना, किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। और प्रत्यय पीछे जुड़ता है, क्या प्रत्यय पीछे जुड़ता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमको बताना है कि क्या पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग हम लोग को बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है पर्या, दूसरा ऑप्शन दिया है वरण, तीसरा ऑप्शन दिया है परि और चौथा ऑप्शन दिया है प्र। तो इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इतना पहले जान जाइए कि पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है परि प्लस आवरण, आवरण, ठीक ना, क्या होता है परिधन आवरण। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि हमारा क्या उपसर्ग क्या हो जाएगा, परि हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है, तीसरा नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न दिया है हमारा, ठीक है, दे रहा है क्या क्षयवादोत्तर काल का समय माना जाता है, कब से कब तक इसका समय है या कब से कब तक रहा, इसको हम जानेंगे। तो पहला हम लोग का ऑप्शन दे रहा है कि सन 1938 से सन 1953 तक। दूसरा ऑप्शन दे रहा है 1953 से अद्यतन, ठीक है, मतलब कि अब तक। और तीसरा ऑप्शन दे रहा है हमारा कि सन 1918 से सन 1953 तक। और चौथा ऑप्शन दे रहा है हमारा कि सन 1925 से सन 1953 तक, ठीक है। तो देखिए क्या क्षयवाद उत्तर काल का समय माना जाता है हमारा, क्या ख, ठीक है ना, कि सन 1953 से अब तक, क्या सन 1953 से अब तक, ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न दिया है 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर प्रश्न दे रहा है कि क्या संसद के सड़क तक रचना है। हम लोग को बताना है कि संसद से सड़क तक किसकी रचना है, ठीक है। तो देखिए पहले लेखक का नाम दिया है क्या, मुक्तिबोध, ठीक है। तो देखिए मुक्तिबोध, दूसरा ऑप्शन दे रहा है हमारा धूमिल, तीसरा ऑप्शन दे रहा है नागार्जुन और चौथा ऑप्शन दे रहा है अज्ञेय। तो देखिए इन चारों के कुछ रचनाओं के नाम हम लोग जानेंगे। तो देखिए पहले हम जानते हैं क्या मुक्तिबोध की रचनाओं के नाम। तो देखिए मुक्तिबोध की रचनाएं हैं, ठीक है ना, काठ का सपना, क्या काठ का सपना, विपात्र,
ठीक है, सतह से उठना, बात समझ गए। इनका तीसरा ऑप्शन क्या कहलाता है, हाँ, तीसरा इनका जो रचना है क्या है, सतह से उठता क्या आदमी, सतह से उठता आदमी, अपने स्तर से उठता हुआ आदमी, ठीक है ना। अब देखिए धूमिल जो है, कौन, धूमिल, तो देखिए क्या है दिया है हमारा कि संसद के सड़क तक रचना है, तो संसद से सड़क तक ये धूमिल जी की रचना है। किसकी है, धूमिल जी की रचना है। इनके इस संसद से सड़क तक के रचना में 25 कविताएं हैं। कितनी कविताएं हैं, 25 कविताएं हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नागा अर्जुन की तरफ। नागा अर्जुन के कुछ रचनाएं हैं, जैसे अकाल और उसके बाद, ठीक है, बादल को घिरते देखा, क्या, बादल को घिरते देखा, ये नागा अर्जुन की ही रचना है। अब अज्ञेय जी की बात करते हैं, तो अज्ञेय जी की भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे क्या, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, क्या, परंपरा, ठीक है ना, ये इनकी कुछ विशेष रचनाएं हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यानी कि देखिए हमारा इसमें दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि छायावादी काव्य, ठीक है, छायावादी काव्य की बेहतरी में नहीं है, कौन इसमें से नहीं है, ठीक है ना, हम लोग को बताना है। तो देखिए इसमें से पहला ऑप्शन दे रहा है महादेवी वर्मा, दूसरा दे रहा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा दे रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा ऑप्शन दे रहा है हमारा सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए छायावादी काव्य की बृहंतरी में नहीं है, वो है क्या, महादेवी वर्मा। कौन नहीं है, महादेवी वर्मा, यानी कि पहला ऑप्शन हम लोग का क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है, महानता शब्द में, ठीक ना, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहला दे रहा है महा, दूसरा दे रहा है ता, तीसरा दे रहा है नता, और चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम इसका अगर संधि विच्छेद करें, ठीक ना, महानता तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, महाधन, नता तो हो नहीं सकता है, इसलिए इसका क्या होगा, उपसर्ग हमारा। तो इसका हम लोग संधि विच्छेद करके दिखा दे रहे हैं। देखिए इसका हो जाएगा महान, क्या हो जाएगा, महान धन ता, क्या हो जाएगा, महान धन ता, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या प्रत्यय है, ता, क्या है, ता। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। पूछ रहा है कौन सा ऐसा कवि है कि जिसे राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, ठीक है। तो पहला दे रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा दे रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा ऑप्शन दे रहा है अज्ञेय, ठीक है। तो इन चारों में से हम लोग को बताना है कि किस कवि को क्या राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें से मैथिली शरण गुप्त को, क्या, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। किसको मिला है, मैथिली शरण गुप्त को, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि दीपशिखा का रचयिता कौन है। दीपशिखा का रचयिता, या आगे प्रश्न दे रहा है इसी में अथवा करके कि दीपशिखा
किसकी रचना है? क्या दीपशिखा किसकी रचना है? पहला ऑप्शन दे रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा दे रहा है महादेवी वर्मा, तीसरा दे रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, और चौथा दे रहा है मैथिली शरण गुप्त। तो इन चारों में से बताना है कि ये दीपशिखा जो रचना है वो किसकी है। ठीक है, दीपशिखा किसकी रचना है? तो देखिए, इनमें भी जो लेखक हैं इनके कुछ रचनाओं के हम नाम जानेंगे। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनकी रचनाएं हैं क्या जूही की कली, राम की क्या शक्ति पूजा, ठीक ना, ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अब देखते हैं महादेवी वर्मा की। ठीक है, किसकी देखते हैं? महादेवी वर्मा की। तो देखिए, इनका है निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। ठीक है, अब एक बात आप लोग समझ जाइए। अभी हम बोले हैं महादेवी वर्मा की कुछ रचनाओं के नाम निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। तो दीपशिखा इसमें आया है ना महादेवी वर्मा में, यानी कि ये जो दीपशिखा है किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। ठीक है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। क्या? दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, और देख लेते हैं इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान का कुछ रचना है, जैसे त्रिधारा, ठीक है, मुकुल, क्या मुकुल, बिखरे मोती, ये किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। ठीक ना, ये किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। क्या? मैथिली शरण गुप्त की कुछ रचनाएं हैं, जैसे क्या जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, 10 नंबर प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल की लिखी गई है? इसमें से हम लोग को बताना है कि ऐसी कौन सी रचना है जो भक्ति काल में लिखी गई है। पहला उद्धव शतक, दूसरा ऑप्शन दे रहा है सूरसागर, तीसरा ऑप्शन दे रहा है कामायनी, और चौथा ऑप्शन दे रहा है क्या? साकेत। ठीक है, तो देखिए उद्धव शतक के लेखक हैं, ठीक है, उद्धव शतक के लेखक हैं क्या? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। पहला जो रचना है इसके लेखक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और दूसरा जो दिया है सूरसागर, ये सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। अब आता है कामायनी, तीसरा नंबर ऑप्शन दिया है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इन चारों में से हम लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या निम्नलिखित में से प्रश्न दिया है ना कि भक्ति काल की लिखी गई कवि क्या है? लिखी गई है भक्ति काल में। तो भक्ति काल में ये सूरसागर जो सूरदास ने लिखा है, ये भक्ति काल की रचना है। कौन सी काल की रचना है? भक्ति काल की रचना है। ठीक है, यानी कि हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, क्या है? दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही है। क्या? सूरसागर। ठीक है, इनके देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प के आप लेखकों का नाम जान गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, 11 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग कि सुख दुख में समास है। सुख दुख में समास है। तो पहली बात कि हम इस शब्द का क्या कर ले रहे हैं? समास विग्रह कर ले रहे हैं। क्या? समास विग्रह। एक समास होता है, एक समास विग्रह होता है। ठीक है, तो समास विग्रह में इसका हो जाएगा क्या? सुख और दुख। ठीक है, क्या हो जाएगा? दुख, सुख और दुख।
क्या लग जाएगा, और केवल लग जाएगा। ठीक है, देखिए ये है, देखिए सुख और दुख, इस शब्द में जो समास होगा हमारा होगा चौथा नंबर जो ऑप्शन दिया है द्वंद्व समास, यही हमारा सही होगा। इसमें पहला दिया है अव्ययी भाव, दूसरा दिया है कर्मधारय, तीसरा दिया है द्विगु समास और चौथा दिया है द्वंद्व। तो देखिए द्वंद्व का पहचान ये होता है, ठीक है, इसके लक्षण यही होते हैं द्वंद्व समास के कि इसमें कई प्रकार के लक्षण हैं। जैसे इसमें होता है कि पहला पद और दूसरा पद, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाले योग शब्द और अथवा या व एवं तथा आदि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, नाप तोल के किया जाता है, जैसे शब्द होते हैं वैसे उसका प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। आप द्वंद्व समास में हमेशा क्या होता है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि वीर गाथा काल के कवि हैं, वीर गाथा काल के कवि हैं। पहला दे रहा है भूषण, दूसरा दे रहा है केशव दास, तीसरा दे रहा है चंद्रवरवाई, ठीक है ना, और दिया है छत्रसाल। चौथा ऑप्शन क्या दिया है, छत्रसाल। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है, ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। वीर गाथा काल के कवि हैं, वीर गाथा काल के कवि इन चारों में से कौन है। तो देखिए जो भूषण जी हैं ये रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, रीति काल के, रीति काल, ये किस काल के कवि हैं, रीति काल के। जो केशव दास जी हैं वो भी क्या है, रीति काल के हैं, रीति काल, ठीक है, रीति काल के कवि हैं। चंद्रवरवाई, ठीक है ना, चंद्रवरवाई ये जो हैं ये वीर गाथा काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, वीर गाथा काल के कवि हैं, ठीक है ना। और ये जो छत्रसाल हैं ये भी रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, रीति काल के। बात समझ में आई। तो ये तीनों जब क्या है, रीति काल के हैं, तो इनमें से ये जो गौ नंबर ऑप्शन दिया है आप लोग का चंद्रवरदाई, ठीक है ना, ये किस युग के होंगे, वीर गाथा काल के कवि होंगे। किस काल के होंगे, वीर गाथा काल के, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। भूषण जी रीतिकाल के, केशवदास रीतिकाल के, छत्रसाल रीतिकाल के, तो चंद्रवरदाई वीर गाथा काल के कवि हैं, यानी कि हमारा क्या तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न है विसल देव रासो रचना है। विसल देव रासो रचना है, किसकी रचना है ये बताना है हम लोग को। पहला ऑप्शन दे रहा है नरपति लाह की, दूसरा ऑप्शन दे रहा है भट्ट केदार की, तीसरा ऑप्शन दे रहा है जगनिक की, और चौथा ऑप्शन दे रहा है दलपति विजय की, ठीक है, दलपति विजय की। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है क्या, नरपति नाह की, ठीक है। अब देखिए एक बात जान जाइए, तो इनमें से हम ये हमारा विसल देव जो रासो रचना है वो नरपति नाह की है, ठीक है, क्या नाल की है। अब देखिए भट्ट केदार की कुछ रचनाओं के नाम जानेंगे, ठीक है ना, ये किस है। तो देखिए केदार जी हैं उनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे मान लीजिए क्या जयचंद प्रकाश, ये इनका महाकाव्य है, क्या है इनका ये महाकाव्य है। अब देखिए आते हैं जगनिक की, ठीक है, तो इन्होंने अल्लाह उदल, आप लोग अल्लाह उदल का कहानी सुने होंगे, जैसे आप लोग कहते हैं अल्लाह उदल की कहानी, तो
जो जगनीक जी हैं इन्हीं ने ये क्या किया था, इसकी रचना की थी। ठीक है, इस कहानी को बताया था, अल्लाह रुदल की कहानी बताया था। ये क्या है, अल्लाह उदल है। ठीक है ना, एक प्रकार का अल्लाह खंड है। ठीक ना, अल्लाह खंड है। और दलपति विजय जो हैं, ठीक है, क्या दलपति विजय क्या है, खुमान रासो। ठीक है, खुमान रासो की रचना की थी, जिसमें 5000 क्या, जिसमें 5000 क्या 5 5000 छंद हैं। कितने छंद हैं, 5000 छंद हैं। किसमें 5000 छंद हैं, खुमान रासों में। किसमें, खुमान रासों में 5000 छंद है। और जिसे किसने लिखा है, दलपति विजय की, क्या दलपति विजय ने इसकी रचना की है। ठीक है ना, बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। हम लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन दे रहा है अनल, दूसरा दे रहा है अनिल, तीसरा दे रहा है पावक, चौथा दे रहा है ज्वाला। तो देखिए ये जो है अग्नि का पर्यायवाची है, ये भी जो पावक है ये भी अग्नि का पर्यायवाची है, और ज्वाला भी है जो अग्नि का पर्यायवाची है। इसमें से अनिल शब्द जो है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। क्या है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि ये गलत है, इसलिए ये सही है। ठीक है ना, पूछा है ना कि यहाँ नहीं है, जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है, न कि पर्यायवाची जो है वो बताना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानेंद्रिय शाखा का कवि नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन दे रहा है नानक, तीसरा ऑप्शन दे रहा है दादू, और तीसरा दे रहा है कबीर। ठीक है, तीसरा नहीं सॉरी चौथा दे रहा है कबीर। तो हम लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से ज्ञानेंद्रिय शाखा का कवि नहीं है। तो देखिए ज्ञानेंद्रिय शाखा के गोस्वामी तुलसीदास भी हैं, नानक भी हैं, दादू भी हैं, और इनमें से जो नहीं है वो कबीरदास नहीं है। ठीक है, कबीरदास जी नहीं है, यानी कि हमारा ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये नहीं है इसलिए गलत किए हैं। ठीक ना, इसलिए यही सही है, क्योंकि पूछा है ना कि यहाँ पे कि क्या ज्ञानेंद्रिय शाखा का कवि नहीं है, जो नहीं है उनको बताना है, तो ये नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है अभ्युदय का सही क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है। एक संधि होता है, एक संधि विच्छेद होता है। क्या होता है, एक संधि और एक संधि विच्छेद। तो संधि का मतलब होता है मेल, संधि का मतलब होता है मेल या मिलना या मिलाना। ठीक है ना, संधि का मतलब मेल। ठीक है ना, जब दो वर्णों को मिलाते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, वो होता है क्या, संधि। और जब एक क्या संधि शब्द को, जैसे मान लीजिए एक शब्द है उसको दो भागों में विभक्त करेंगे, उचित शब्द जब बने तो वो होता है संधि विच्छेद। ठीक है ना, जैसे हम संधि विच्छेद किसी शब्द का करते हैं, जैसे हिमालय का करें हम, क्या हिमालय, हिमालय शब्द का हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो होता है हिम धन आलय। क्या होता है, आलय, हिम धन आलय, ये होता है हमारा हिमालय। ठीक ना, हिमालय का संधि विच्छेद, ये संधि है और ये संधि विच्छेद है। इस संधि विच्छेद का ये संधि है। ठीक है, और इस शब्द का ये क्या है, संधि है, नहीं सॉरी ये संधि विच्छेद है। ठीक है ना, इसलिए इसमें अब देखना है अभ्युदय का सही संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए पहला दिया है अ धन भयुदय। ठीक है ना, अब दिया है अभ धन उदय, और तीसरा दे रहा है अभिधन उदय, और क्या चौथा ऑप्शन दे रहा है अभ्युधन
अभ्युदय। तो देखिए अभ्युदय का अगर हम सही संधि विच्छेद करें होगा हमारा अभिधन उदय। क्या होगा? अभिधन उदय। ठीक है, क्यों अभिधन उदय, क्यों इसका ये होगा? तो देखिए ये है संधि हमारा, किस संधि का है? ये संधि है हमारा यण स्वर, ये संधि है क्या? यण स्वर संधि। ठीक ना, यण स्वर संधि किसका भेद है? तो स्वर संधि का भेद है। ठीक है ना, यण स्वर संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। ठीक है ना, अब इतना जान जाइए, एक बात और जान जाइए, इसका परिभाषा होता है, कैसे पहचानते हैं कि ये यण स्वर संधि का है कि गुण स्वर संधि का है या अयादी स्वर संधि का है या वृद्धि स्वर संधि का है या दीर्घ स्वर संधि का। स्वर संधि का 5 भेद होता है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि, और लास्ट होता है 5वां अयादी स्वर संधि। ये 5 संधि होते हैं। ठीक है ना, स्वर संधि के भेद। ठीक है ना, अब देखिए यण स्वर संधि का परिभाषा होता है, पहचानने का नियम होता है कि ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, री के बाद कोई असमान यानी उससे अलग कोई स्वर आता है उसके साथ, तो उसका ई का य बन जाता है। ठीक है, ई का य बन जाता है, ऊ का व बन जाता है और री का र बन जाता है। ठीक है ना, ये उसकी पहचान है। ठीक है ना, बात को समझ गए? तो इसलिए हमारा ये तीसरा ऑप्शन अभिधन उदय। क्या? अभिधन उदय। देखिए यहाँ पे ई आया है और यहाँ ऊ आया है, ई के साथ जब ऊ आ गया तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? यह बनेगा ना। हम बताएं ना कि ई के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आता है इसको छोड़कर तो क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। यही यहाँ पे ऊ रहता और यहाँ पे कोई ई चाहे कुछ भी आ जाता तो यहाँ पे क्या बन जाता? वो बन जाता हमारा। ठीक है ना, बात को समझ गए? आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, पहला दे रहा है मैथिली सरलगुप्त, दूसरा ऑप्शन दे रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्योद, तीसरा ऑप्शन दे रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन दे रहा है रामधारी सिंह दिनकर। क्या? रामधारी सिंह दिनकर। हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो देखिए प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। किसका रचना है प्रिय प्रवास? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ठीक ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा दे रहा है युद्धों का वर्णन, तीसरा दे रहा है यथार्थ चित्रण और चौथा दे रहा है भक्ति। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है क्या प्रकृति का मानवीकरण, ये हमारा क्या है? सही है। ठीक है ना, इस पे क्या कर लेंगे आप लोग? ट्रिक कर लेंगे। आप आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है हमारा कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है। क्या? मधु शब्द का पंचमी विभक्ति और एक वचन बताना है। तो देखिए पंचमी विभक्ति और एक वचन हमारा हो जाएगा मधुना। क्या हो जाएगा? मधुना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? मधुना, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर हमारा 20वां नंबर प्रश्न है कि क्या पश्यति धातु का रूप वचन एवं पुरुष बताना है। क्या? धातु रूप वचन एवं रूप क्या पुरुष बताना है। पहला दिया है एक वचन प्रथम पुरुष, दूसरा दिया है बहुवचन मध्यम पुरुष और तीसरा दे रहा है द्विवचन मध्यम पुरुष और चौथा दे रहा है एक वचन उत्तम पुरुष। तो आप लोग बताइए कि क्या पश्चिथ धातु रूप का एक वचन वचन एवं पुरुष, आप लोग बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो देखिए इनमें से द्विवचन मध्यम पुरुष, क्या द्विवचन मध्यम पुरुष, यानी कि तीसरा ऑप्शन आप लोग का सही है। देखिए
आप लोग से यही कहना है कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रखिए इस बात का, इससे अच्छे ढंग से बोर्ड पे आप लोग को जो पेपर आएगा आप लोग के बोर्ड पेपर में वो बताया जाएगा, ठीक ना। लाइव आएंगे हम, आप लोग इंतज़ार कीजिए, ठीक है। ज़्यादा दिन बीत गए और कुछ समय इंतज़ार कीजिए, आप लोग के सामने हम प्रस्तुत होंगे बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर लेकर, ठीक है, जो एकदम कन्फर्म है कि वही आप लोग के पेपर में आएगा। आप लोग 100 में 100 नंबर लाएंगे, ठीक है, 100 में 100% लाने का हम दावा करते हैं। आप लोग का 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 70 नंबर में 70 नंबर एकदम लाएंगे, हमारा एकदम दावा है, गारंटी है। तो आप डेली बाय डेली हमारे वीडियो को देखना न भूलें, ठीक है। धन्यवाद।